नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी मौसम के बीच राजनीति रोज नई करवट बदल रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के नेता बागी होते जा रहे हैं, तो वहीं पंजाब में अब किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया। हम आपको बताएंगे हर खबर, पूरी खबर। इसके अलावा बात करेंगे कानपुर में 177 करोड़ के कैश के राजनीतिक कनेक्शन की भी। लेकिन शंखनाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अग्निपथ के साथ, जहां शकुनी और दुर्योधन वाली महाभारत शुरू हो गई। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं हैं। नौजवान साथियों, आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना। तकनीकी के इस्तेमाल पर सियासी तंज, जिसे अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमले का हथियार बनाया। अपनी सभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ को युवा विरोधी बताया। लखनऊ में 1 लाख युवाओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने एक हमले का जवाब दिया। अखिलेश की युवा वाली सियासत पर तीखा प्रहार किया। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं हैं। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 1 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए। इसे पूरे प्रदेश के 1 करोड़ छात्रों को बांटने की योजना है। चुनाव से ठीक पहले यूपी सरकार की इस पहल की 2 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली ये कि योजना अखिलेश की उस लैपटॉप वाली उपलब्धि का जवाब है जिसे अखिलेश अपनी चुनावी रैलियों में गिनाते रहे हैं और जिस बहाने यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। खुद सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। काम, रोजगार और नौकरी के लिए कोई बात पूरी की हो तो बताएं। वहीं इस पहल के पीछे पॉलिटिक्स यूपी के युवा वोटरों को लुभाने की भी है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक उत्तर प्रदेश के करीब 14 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं, जिसमें से करीब 45% युवा मतदाता हैं, यानी जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम में बार बार योगी आदित्यनाथ ने युवाओं का जिक्र किया, युवाओं को नौकरी और रोजगार की बात की और इसी बहाने अखिलेश सरकार पर वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उधर अखिलेश कह रहे हैं युवा और छात्र समाजवादी सरकार को याद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। बात करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। ये जो जन समर्थन सड़कों पे दिखाई दे रहा है, ये 22 में बदलाव लाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बहुत झूठ बोला है। जो इन्होंने वादे किए थे आज पूरे नहीं हुए हैं। 4.5 साल के बाद भी किसान बर्बाद हो गया है, नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है। तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी।
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के कार्यक्रमों को विरोधी चुनावी तोहफा बता रहे हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्मार्टफोन, टैबलेट बांटने पर सवाल उठा रहे हैं। पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी। उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इसलिए दिया था कि वो सत्ता में आके अपने संकल्प पत्र पे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे हुए संकल्प पत्र को भूल गए हैं। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेंगी। जिन्होंने माँ गंगा की कसम खा करके कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार माँ गंगा आज गंदी क्यों है? ये जो भारत की जितनी भी नदियाँ थी साफ होने का संकल्प लिया था, वो आजकल क्यों नहीं हो रही हैं? स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदेश के युवाओं को तकनीकी से जोड़ने और इसके सहारे आगे बढ़ाने का जरिया है, लेकिन यूपी के चुनावी माहौल में इस पर सियासत का जोर है। युवाओं को साथ लाने के लिए वार पलटवार का दौर है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में हर मुद्दा राजनीतिक है। कानपुर के कैश कांड पर भी राजनीति काफी तेज हो गई है। 177 करोड़ रुपए का क्या किसी पार्टी से कनेक्शन है? क्या कैश का आंकड़ा और बढ़ सकता है? राजनीति के बीच जांच जारी है, जहां अभी कई और चौंकाने वाली तस्वीर हमारे सामने आ सकती है। इतना पैसा कि अधिकारियों को गिनने के लिए हाथ कम पड़ गए। इतना पैसा कि नोट गिनने वाली मशीनें लगानी पड़ी, बैंक की मदद लेनी पड़ी। पहले 4 और फिर 8 मशीनों से नोटों की गिनती शुरू हुई तो नोट गिनते गिनते 36 घंटे लग गए। इस अकूत दौलत को ले जाने के लिए कंटेनर बुलाया गया। पहले 13 डिब्बों की खेप और फिर दूसरी 17 डिब्बों की खेप रिजर्व बैंक में जमा कराई गई। कानपुर में इत्र और गुटखा व्यापारी पीयूष जैन के घर की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। देश में बिरले ही होंगे जिन्होंने इतना कैश अपनी आंखों से देखा होगा। इतिहास की ये सबसे बड़ी रेड में एक है, जहां करीब 177 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी की जा चुकी है। कानपुर की रेड कल रात खत्म हुई, लेकिन इनकम टैक्स के 13 अधिकारी पीयूष जैन के बाकी ठिकानों की खाक छान रहे हैं। कल शाम एक टीम पीयूष के बेटे को लेकर उनके पुश्तैनी मकान कन्नौज पहुंची। वहीं आज 6 सदस्यों की टीम भी कन्नौज पहुंची है। पर जो डीजीआई की टीमें जांच कर रही थी, वो अभी भी जांच जारी है। पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन को अंदर ले जाया जा रहा है। सर, क्या कुछ कैश वैश मिला है? कुछ बरामद हुआ है सर यहाँ से? सर, कुछ मिला है? ये पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन हैं, जिनको कि अंदर ले जाया गया है। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले की गलियों में बना यह घर कई घरों को मिलाकर तैयार किया गया है। सोचिए, इसमें 8 दरवाजे और 16 खिड़कियां हैं, यानी घर के किसी भी छोर से आवाजाही की जा सकती है। हर दरवाजा मजबूत लोहे का है, जिसके अंदर झांकने जैसा कोई इंतजाम नहीं है। आम सा दिखने वाला यह घर एक तरह से किले में तब्दील है। ये पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है। ये हम इस समय पे कन्नौज के उस मोहल्ले में मौजूद हैं। यहाँ पर ये ओडोकैम इंडस्ट्रीज जो पीयूष जैन की है बताई जा रही है, वो वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दफ्तर है। यहाँ इसी के पीछे मकान, ये पूरी प्रेमाइसेस, अगर ये पूरी इमारत कही जाए तो ये पीयूष जैन की ही इमारत है। 23 दिसंबर को दोपहर में करीब 2:15 बजे ये नोटिस चस्पा किया गया। पीयूष जैन के सारे जितने भी दरवाजे हैं वहां पर ये नोटिस चस्पा किया गया कि यहां पर उनको जांच करनी है। परिवार के जब लोग नहीं मिले, कोई भी नहीं मिला, यहां पे ताला बंद मिला डीजीआई की टीमों को, तो उसके बाद से पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन समेत 2 युवकों को, परिवार के 2 लड़कों को यहां पर टीमें लेकर के आई और उसके बाद से लगातार यहां पर छापेमारी जारी है। ये कल शाम लगभग 4 बजे से टीमें यहां पर अंदर मौजूद हैं। अधिकारियों की टेंशन ये है कि न घर के दरवाजों के ताले की चाबियां मिल रही हैं और न ही तिजोरियों की।
जो शक को और गहरा कर रही हैं और अधिकारियों की मशक्कत बढ़ा रही हैं। ताला काटने वाले लोग हैं, उनको बुलाया गया है। ताला काटने वाले लोगों की मदद से तिजोरी खुलवाई जा रही है। जो गेट के दरवाजे हैं जो बंद हैं, जिनकी चाबी नहीं दी जा रही है, मिल नहीं पा रही है टीमों को, उन तालों को कटवा करके अब जांच की जा रही है। जब कुंडी वाला ताला तोड़ा, कुंडी में ताला लगे तो एक दो चार ताले तोड़े। कैसे, मतलब क्या तिजोरी के ताले? नहीं, वो वाले गेट वाले ऐसे बड़े। अच्छा, गेट के ताले हैं। अंदर क्या तिजोरी है, क्या है? नहीं। उधर कानपुर के अधिकारी पीयूष जैन को कल रात करीब 2:30 बजे अपने साथ ले गए, जहां पीयूष जैन से लगातार पूछताछ की जा रही है। खबरें हैं कि पीयूष जैन कई फर्जी कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी कर रहा था। वहीं अधिकारियों को कई कागजात मिले हैं, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। 36 घंटे की छापेमारी अपने साथ सियासत भी ले आई। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए छापेमारी को लेकर सरकार पर तंज भरा ट्वीट किया। सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबरनबीस, जिनके गुनाह की कहानी उनका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। दरअसल जिस तरह से यूपी में अखिलेश के करीबियों के घर ईडी की छापेमारी हुई, 3 दिन बाद अखिलेश के गढ़ रहे कन्नौज के व्यापारी के घर नोटों की खेप की तस्वीरें आई तो सियासत गर्म हो गई। बीजेपी के कई नेता तो इसमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन ढूंढने लगे। समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहां जीएसटी के छापे में बरामद 100 करोड़ प्लस की रकम कौन से समाजवाद की काली कमाई है? कैश पर जारी सियासत के बीच पीयूष जैन अधिकारियों के हत्थे चढ़ गए हैं और जिस हिसाब से कन्नौज में भी छापेमारी जारी है, उसमें पैसों का आंकड़ा और बढ़ने का शक जताया जा रहा है। कन्नौज से संतोष शर्मा और कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में कांग्रेस की कलह अभी शांत भी नहीं हुई कि बीजेपी में उठापटक शुरू हो गई। मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड बीजेपी में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑल इज वेल का विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। परिवार की बात है, परिवार में कहा है। सीएम साहब भले ही घर की बात कहकर हरक सिंह रावत के इस्तीफे से मची हलचल को कम करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि बात अभी तक बन नहीं पाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा भले ही मिल बैठकर मुद्दा सुलझाने का हो, लेकिन अब तक नाराज हरक सिंह रावत से उनकी बात तक नहीं हो पाई है। नहीं ऐसी परिवार की बात है, परिवार में कहा है। सर, चुनाव नजदीक आते आते वो इस तरह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो क्या सरकार को प्रेशर में लेने का करीब वो है? सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए, और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करें। सर, आप उत्तराखंड में कांग्रेस ने पार्टी के भीतर मचे घमासान को किसी तरह शांत किया, तो अब बीजेपी में नई लड़ाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत लंबे समय से कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर ही बात इस्तीफे तक जा पहुंची। दरअसल कोटद्वार पौड़ी जिले में आता है, जहां पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज है। ऐसे में कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज सिर्फ 2 सूरत में बन सकता है। पहला ये कि कोटद्वार को नया जिला बनाया जाए, या राज्य सरकार अपने बजट से मेडिकल कॉलेज का निर्माण करे। चुनावी माहौल को देखते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए बजट को मंजूरी भी दे दी। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई है, जो उनका मेडिकल कॉलेज है कोटद्वार का, और हमने कल ही उसकी स्वीकृति दे दी है कि 5 करोड़ रुपए उस कॉलेज के लिए जो है अब मुक्त कराए जाएंगे। कल कैबिनेट में जब कैबिनेट बैठक खत्म हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी उसका जीओ हो जाएगा। लेकिन कम राशि को लेकर हरक सिंह रावत की नाराजगी इस्तीफे तक पहुंच गई। हालांकि अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हरक सिंह रावत को मनाने के लिए पूरे सम्मान की बात कह रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या करेंगे, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत है और राज्य को भी उनकी जरूरत है, और वो हमारे एक अच्छे नेता हैं। चुनावी माहौल में बड़े नेता के इस्तीफे ने उत्तराखंड बीजेपी का सियासी ताप बढ़ा दिया है। चर्चा ये है कि देर रात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हरक सिंह रावत से बात की। हालांकि इस उठापटक के बीच हरक सिंह रावत ने चुप्पी साध रखी है, और कांग्रेस को इस बहाने बीजेपी सरकार पर हमले का मौका मिल गया। जिस सरकार में
मंत्री की बातों को नहीं सुना जा रहा हो, जिस सरकार में मंत्री के कहने पर विकास कार्यों को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा हो, उस सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं या जो वादे सरकार ने किए हैं वो कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे। तो ये वानगी है भाजपा की कथनी और करने की। हरक सिंह रावत के अगले कदम पर कांग्रेस की भी नजर है। वहीं चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री धामी भी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते और अब बीजेपी के बजाय कांग्रेस को अपने घर में मची उठापटक पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, वहाँ तय करें कौन लीडर है, कौन किसके नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज हैं रावत जी इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे, उनको आगे कर नहीं रहे। तो उनकी व्यथा भी बड़ी हमको ख़राब लगती है कि भाई अगर रावत जी के साथ भी इस तरह का वहाँ पर हो रहा है। उत्तराखंड में चुनावों से पहले दिग्गजों के दांव कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ा रहे हैं। पहले हरीश रावत ने कांग्रेस में हलचल बढ़ाई, अब हरक सिंह बीजेपी के सामने नया संकट लेकर आए हैं। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद अब खबर पंजाब की राजनीति की, जहां किसान आंदोलन से जुड़े कुछ संगठनों ने राजनीतिक मैदान में उतरने का निर्णय कर लिया। इसके बाद अब किसानों के बीच दो फाड़ होती नजर आ रही है। जिस किसान आंदोलन की पहली चिंगारी पंजाब से उठी, जिस किसान मोर्चे ने दिल्ली में किसान आंदोलन की अगुवाई की, आज वही किसान संगठन दो फाड़ में नजर आ रहा है। संगठन से जुड़ा एक हिस्सा राजनीति में उतरने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरा गुट इसके विरोध में खड़ा हो गया है। आज किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा नाम की पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि इसमें 22 किसान संगठन शामिल हैं। पार्टी ने पंजाब की सभी 117 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में ये किसान संगठन मैदान में होंगे। भारत भर दा पंजाब दा नहीं, किसी स्टेट दा नहीं संयुक्त मोर्चा। मेरी सुनो, वो गलत क्या नहीं शब्द वरत्या। जिहड़ा संयुक्त मोर्चा आ वो 475 जथेबंदियां दा आ। पंजाब दीयां 32 जथेबंदियां संयुक्त मोर्चा नहीं, ते ना असीं संयुक्त मोर्चा ना वरत रहे तुहाडे सामने। किसान समाज मोर्चा ने पार्टी बनाई तो संयुक्त किसान मोर्चा भड़क उठा। संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ कर दिया कि उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े 32 संगठनों के नाम का भी इस्तेमाल किया गया तो एक्शन लिया जाएगा। हालांकि संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी ने किसी भी तरह की दरार से इनकार किया है। संयुक्त मोर्चा 475 जथेबंदियां दा आ, पंजाब दीयां 32 जथेबंदियां आ, 22 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ लड़े, ਜਿਹੜਾ नहीं चढ़ना चाहता ना लड़े, मोर्चा कायम रहूगा, एक दूसरे का कोई विरोध नहीं। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर 32 संगठन आते हैं। संयुक्त समाज मोर्चे का दावा है कि 22 संगठन उसके साथ हैं। वहीं 3 और संगठन राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि 5 संगठनों ने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया है। किसान संगठन बीकेयू की भी आज राजनीति में एंट्री को लेकर बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद बीकेयू ने फैसले के लिए 1 हफ्ते का वक्त लिया है। लेकिन उससे पहले बीकेयू की ओर से किसान संगठनों को एक साथ रहने की अपील की गई। इलेक्शन की बात चल रही है, उनके लिए हमने मंथन किया, पर हम किसी भी सिट्टे पर नहीं पहुंच सके। हम एक मीटिंग और लेंगे, अगला नेक्स्ट वीक एक मीटिंग और होगी, उसमें बाद हम बताएंगे भी हमने क्या करना है। कोशिश करेंगे भी सभी लोग एक जगह इकट्ठे होके, जो इलेक्शन भी लड़नी है तो एक जगह इलेक्शन होके लड़े। ऐसे ना हो भी 10 बंदे लड़ रहे हैं, 10 बंदे उसकी विरोधता कर रहे हैं, फिर सफल नहीं हम होंगे। बीकेयू के प्रवक्ता और किसान आंदोलन को नई ऊंचाइयां देने वाले राकेश टिकैत अभी भी किसानों के किसी सियासी पार्टी में आने की बात से इनकार कर रहे हैं। किसान बिना चुनाव के ठीक है, सड़क वाला चुनाव इसके लिए ठीक है। भाई एक ही दिन में दोनों बड़े संगठनों से, ये इतिहास में पहली बार हुआ यहाँ के पार्लियामेंट में एक आदमी नहीं है, सारी पार्लियामेंट, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब एक ही दिन में पास कर रही, तो उससे बड़ा चुनाव क्या होगा।
बहरहाल अब एक और सफल आंदोलन सियासी रंग में रंग रहा है, जिसकी शुरुआत पंजाब से हो चुकी है। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान पर फिर से राजनीतिक घमासान छिड़ गया। दिग्विजय सिंह ने सावरकर का उल्लेख कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि गौमांस खाने में कोई बुराई नहीं। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है, हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। खुद उन्होंने लिखा है, उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और यह भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है। तो हमारे देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा 444 हो गया है। सबसे गंभीर स्थिति महाराष्ट्र की है, 110 केस महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली की स्थिति बिगड़ गई है। क्रिसमस न्यू ईयर के अवसर पर यह स्थिति डराने वाली है। इस गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों में अलग अलग टीमें तैनात की जाएंगी, ताकि स्थिति को कोरोना और ओमिक्रॉन से हम बचा सकें, संभाल सकें। क्रिसमस पर कोरोना का पहरा, जश्न पर ओमिक्रॉन बना संकट, देश में डेंजर, डरा रहा ओमिक्रॉन। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर नए वेरिएंट से आफत। पूरी दुनिया आज जीसस को याद कर रही है। चर्च सजे हैं, प्रार्थना की जा रही है कि दुनिया से कोरोना महामारी का नाश हो जाए। लेकिन पहली और दूसरी लहर के बाद अब ओमिक्रॉन के जरिए तीसरी लहर की आशंका भी जताई जाने लगी है। यह संकट काल है। कोरोना के नए वेरिएंट ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि दुनिया दुआओं का सहारा भी ले रही है। देश विदेश में क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन नए अदृश्य दुश्मन का खौफ हर जगह है। क्रिसमस के मौके पर चर्चों में जहां पहले भीड़ होती थी, आज सीमित संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज लोगों को चर्च में जाने की अनुमति नहीं है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो बाहर ही मोमबत्ती जला रहे हैं। चर्च ने ये फैसला किया है कि मास गैदरिंग्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से चर्च में आज जाना प्रोहिबिटेड है। ये सब बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए गए हैं। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल के बाहर हम खड़े हैं और जितने भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं वो सभी लोग बाहर ही बैरिकेड पर ही कैंडल जला के ईसा मसीह का आशीर्वाद लेके यहाँ से ही लौट जा रहे हैं। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं हुई, लेकिन चंद लोग ही उसमें हिस्सा ले पाए। और तो और चहल पहल भी नहीं दिखी, लिहाजा चर्च पहुंचने वाले श्रद्धालु थोड़े मायूस दिखे। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया 2 दिन पहले और रजिस्ट्रेशन के ही टाइमिंग्स के हिसाब से हमें अंदर जा सकते। जो हम बिना सब चीज़ें करके इतना रजिस्ट्रेशन करके हम जाते थे, उसके लिए हमें इतने रूल्स फॉलो करने हैं और वो सब करके हमें एक छोटे से सेलिब्रेशन के लिए इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, तो ज़रा डिसअपॉइंटमेंट है। ओमिक्रॉन से संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है, लिहाजा लगातार हो रही लापरवाही की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें सावधानी की सलाह दे रही हैं। मुंबई में तो चर्च के एंट्री गेट पर ही मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं के स्लोगन लिख दिए गए हैं, ताकि लापरवाही को टाला जा सके। जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है, उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चिंता महाराष्ट्र की है।
वहां क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसे तमाम बड़े आयोजनों को रोक दिया गया है। राज्य में नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाई गई है। एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सिनेमा थिएटर में 50% दर्शक रह सकेंगे। रेस्टोरेंट, जिम और स्पा की क्षमता की आधी भीड़ को ही इजाजत होगी। शादी समारोह के दौरान बंद हॉल में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए 100 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं है। स्पोर्ट्स इवेंट में कुल सीटों के 25% दर्शक ही शामिल हो सकेंगे। बीएमसी भी किसी भी जश्न या बड़े आयोजनों पर नजर रख रहा है। ओपन एरिया में वैसे किसी भी कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसके बाद भी लापरवाही नहीं थम रही। हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए मुंबई के सबर्बन इलाके दादर में आए हैं। अभी तो बाजार मानो खुल ही रहा है और अभी से आप देख सकते हैं कि क्राउडिंग की जो कंट्रोल करने की जो बात कही जा रही थी, उसके नाम पर आखिर ग्राउंड जीरो में यहां पर क्या हो रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ज्यादा क्राउडिंग होती है तो ये खतरनाक है। क्राउड मैनेजमेंट अगर नहीं किया जाता तो कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। और यही जो हाल है वो तमाम मुंबई के अलग अलग बिजी मार्केट प्लेसेस का है। ये तो हम आपको तस्वीर सिर्फ दादर की दिखा रहे हैं। यहाँ ना दुकानदारों को कोई फिक्र है, ना ग्राहकों को कोई फिक्र है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। जो मास्क होता है, बेसिक फेस मास्क, जो आपकी सबसे अहम प्रोटेक्शन कर सकता है, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक और किसी का तो है ही नहीं। ऐसे में आखिर किस तरीके से सावधानी बरती जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि केसेस तो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत अहम है कि नियम कानूनों को माना जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर तो मानो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। देश में अभी कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.6% है। सबसे गंभीर हालात केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में है। देश के 20 जिलों में तो संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। इन सब के बीच ओमिक्रॉन के डेंजर ने सबको डरा दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और तेजश्री पुरंदरे के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर ओमिक्रॉन का संकट है तो न्यू ईयर को लेकर भी अलर्टनेस। बंदिशों का दौर महाराष्ट्र के अलावा हमारे देश के अन्य हिस्सों में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही देश को सतर्क और सावधान रहने के लिए आगाह किया है। अब सभी राज्य खतरे को भांपते हुए प्रतिबंध लगा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने जश्न पर पहरा बिठा दिया है। अभी फिक्र जिंदगी की है, जान बचाने की है, खतरों को टालने की है। क्रिसमस के मौके पर सांता संदेश दे रहा है कि मास्क पहने, सुरक्षित रहें। जागरूकता बढ़ाने का ये अनूठा पहल है। देश और दुनिया के सामने जो संकट है उससे लड़ना आसान नहीं है। ओमिक्रॉन ऐसा दुश्मन है जो बहुत घातक साबित हो सकता है। वो पहले वेव जो आई थी वो अल्फा थी और अल्फा के टाइम ये कैलकुलेट किया गया था कि उसका R0 फैक्टर होता है कि एक अगर जो शख्स को होगा तो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, तो वो 2.5 था। डेल्टा वेव आई, जो सेकंड वेव थी वो बहुत भयंकर थी, 4 लाख तक लोग एक पर डे आने लगे, तो उसका R0 फैक्टर था 6.5। अब ये जो ओमिक्रॉन आया जो साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुआ, इसका जो R0 फैक्टर है वो कैलकुलेट किया जा रहा है कि 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 18 से 20-22% तक है। तो हर एक जो एक पर्सन को लगेगा तो वो 20 लोगों को भी इन्फेक्ट करेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं सुपर स्प्रेडर। इसका ये खतरा ये है कि ये बहुत सारी तादाद को बीमार कर सकता है इकट्ठा। मुकाबला अदृश्य दुश्मन से है तो चुनौतियां बेशुमार हैं। दूसरी लहर की तरह देश में हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए सभी राज्यों में पाबंदियां लगने लगी हैं।
महाराष्ट्र में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है। दिल्ली में सभी कल्चरल इवेंट और भीड़ पर रोक लगाई गई है। गुजरात में आज रात से 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग रहा है। वहीं यूपी में भी आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। हरियाणा में 1 जनवरी से दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत होगी। 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। बाकायदा इसकी चेकिंग की जाएगी और अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो इसको कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक हमने नाइट कर्फ्यू लगाया, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है और किसी भी गैदरिंग में 200 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। हरियाणा हो या पंजाब, दिल्ली हो या यूपी, कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती बढ़ा दी गई है। राजधानी के जिस सरोजनी नगर मार्केट में जबरदस्त भीड़ हो रही है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर वहां पहुंचे ज्यादातर खरीदार मास्क में दिखे। उसे कंट्रोल करने के लिए वीकेंड पर ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर दुकानें खोली गई। प्रशासन ने कुछ रेहड़ी वालों पर एक्शन भी लिया। दिल्ली हाई कोर्ट और डीडीएमए के ऑर्डर्स के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पर सरोजनी नगर मार्केट में अपनी रेकी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस चेक कर रही है कि यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं अनऑथराइज्ड हैं वो पूरी तरीके से यहाँ से उठा दिए गए हैं या नहीं। दुकानों से कहा गया है कि ऑड एंड इवन सिस्टम लागू किया जाए। क्या ये ऑड इवन सिस्टम सिर्फ 2 दिन के लिए ही लगा है फिलहाल? मैडम, इस मार्केट में देखा गया है जो ट्रेंड है सैटरडे संडे और हॉलीडेज में ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ जो शॉपिंग के लिए क्राउड आता है ये 2 दिनों में ज़्यादा होता है। इसे देखते हुए ही डीडीएमए ने अभी जो ऑर्डर पास किया है उसमें 2 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। तो अभी ऑड इवन वाला हम केवल डीडीएमए गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 2 दिन ही लागू करेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने क्रिसमस और नए साल को लेकर जो बंदिशें लगाई हैं उसके तहत शहर में कहीं भी भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। राजधानी में सभी कल्चरल इवेंट गैदरिंग पर रोक है। एलजी ने भी पुलिस कमिश्नर को सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। सरकारी पाबंदियों के बाद भी कुछ जगहों पर ढिलाई जारी है। ऐसे में ओमिक्रॉन खतरनाक हो सकता है। फिर इस संकट से कैसे निपटेगा देश? किन उपायों से ओमिक्रॉन की आफत टल पाएगी? सरकार का सिरदर्द बढ़ा है। कोशिश है कि संक्रमण के स्तर को मापा जाए। साथ ही बूस्टर डोज देने की तैयारी है। स्टडी शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि उसके बाद 3000 लोगों पर बूस्टर शॉट का ट्रायल शुरू होगा। पर हमारी वल्नरेबिलिटी 2 है। एक, बच्चों को अभी कोई वैक्सीन नहीं मिली है। दूसरा, अभी भी 50% लोग हैं जिनको सेकंड डोज नहीं लगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आ जा रहा है कि इम्यूनिटी जो वैक्सीन से आई है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है। तो अगर जो ऐसा है तो हमें बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। ओमिक्रॉन से संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, दिल्ली से स्नेहा मुर्दानी, ऐश्वर्या पालीवाल और तेजश्री पुरंदरे के साथ अमित भारद्वाज, आज तक।